हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ में ही जो धातु व धातु हमारा दिया गया है थर्ड थर्ड टॉपिक में। तो आज हम जानने वाले हैं धातु एवं अधातु के बारे में। और पिछले जो है 2 चैप्टर हमारे निपट चुके हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। पहला जो है ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के जो है 4.5 से 5 6 वीडियो बने हुए थे हमारे। तो ब्रह्मांड निपट निपट चुका है। उसके बाद मापन भी जो है हमारे 2 टॉपिक निपट चुके हैं। तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं। आज जो है हम धातु एवं अधातु के बारे में जानने वाले हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पर क्लिक करके आप जो है हमारी संविदा की वर्ग 2 की जो है साइंस सिलेबस का प्ले लिस्ट पर उस पर पहुँच जाएंगे। उस पर आपको सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस प्ले लिस्ट पर पहुँच सकते हैं, जिसपे आपको सारे वीडियो जो पिछले वीडियो मिल जाएंगे आपको। साथ ही मैं इसके नोट्स भी आपको जो है उपलब्ध करा रहा हूँ अपने फेसबुक पेज स्मार्ट एजुकेशन फेसबुक पेज पर, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करके आप उसे भी लाइक एवं फॉलो कर लीजिएगा, ताकि इसके यदि आप नोट्स चाहते हैं तो उस पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है धातु। तो आज जो है हम धातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले इसमें जो हमारा पहला टॉपिक लिखा हुआ है धातु, इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे पदार्थों को उनके कुछ खास गुणों के कारण धातु कहा जाता है। तो धातु के जो है खास गुण होते हैं जिनके कारण उसे धातु कहा जाता है या अधातु कहा जाता है। तो उन गुणों के कारण जिन गुणों के कारण उसे धातु कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं। उसके पहले भौतिक गुण देखेंगे, उसके बाद रासायनिक गुण भी देखेंगे। तो जो भौतिक गुण है हमारे, जैसे धातु में कौन कौन सी होती हैं। आयरन जो है हमारी एक धातु है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, तो ये हमारी क्या है, धातुएं हैं। धातु के भौतिक गुण देख लेते हैं। तो धातु में जो भौतिक गुण पहला है हमारा धात्विक चमक। तो धातु जो होती है चमकदार होती है, धातु चमकीली होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, तो ये चमकदार होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें देख लेते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसमें धात्विक चमक कहते हैं, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं के इसी विशेष चमक के कारण गोल्ड, सिल्वर आदि धातुओं का उपयोग जेवर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कठोरता। तो धातुओं में कठोरता पाई जाती है, धातु में कठोरता पाई जाती है। धातु कठोर होते हैं, लेकिन विभिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। हर धातु की कठोरता जो है अलग अलग होगी। कुछ धातु ज़्यादा से कुछ कम कठोर होते हैं। धातुओं में अपवाद भी हैं। देखिए, आपको हम अपवाद उन्हें कहेंगे जो इन गुणों को फॉलो नहीं करते। जो भौतिक गुण है जो इसको फॉलो नहीं करते फिर भी वो धातु में आते हैं, तो उसे बोलते हैं अपवाद। जैसे सोडियम धातु अति मुलायम होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है परिभाषा, धातुओं के जो भौतिक गुण है उसमें है कठोरता, कि धातु कठोर होने चाहिए। लेकिन सोडियम जो है मुलायम होता है, उसको चाकू से भी आप आराम से काट सकते हैं। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ इसको लेकिन धातुओं की श्रेणी में रखा गया है कि कुछ अपवाद भी हैं इसमें। जैसे सोडियम, तो सोडियम जो है धातुओं में एक अपवाद है क्योंकि यह मुलायम होता है, इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। कठोरता के कारण ही लोहा का उपयोग पुलों के रूप में करते हैं। पुलों की गाटर, रेलवे लाइन्स में लोहे का उपयोग, हमारे मकान के बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में भी जो है लोहे का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो सोडियम है उसमें कठोरता नहीं होती, वो मुलायम होती है। तो यदि पूछ ले कि धातुओं का अपवाद कौन सा है, तो वो है सोडियम। नेक्स्ट देख लेते हैं धातुओं की जो नेक्स्ट भौतिक गुण है वो है आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता का क्या मतलब होता है, जो है मार को सह जाए, टूटे ना, जो मार को सह जाए, जिसमें भंगुरता ना हो, उसको बोलते हैं धातु। जैसे आपने किसी मिट्टी के, जैसे मान लेते हैं एक ईंटे को आप हथौड़े से मारेंगे तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन यदि आप किसी धातु को घालेंगे तो वो चपटा होगा, चपटा होगा मतलब पतला होता जाएगा। सोने को आप पीटेंगे तो वो पन्नी सी बन जाएगी, बिल्कुल पतली होती जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं, है ना। फिर हालांकि एक समय ऐसा आता है कि वो भी फटने लगेगी, लेकिन उस प्रकार से भंगुरता का जो है गुण नहीं होता इसमें, धातुओं में। तो इसमें भी यही है, आघात बंधनीयता यही होती है जो आघात को सह जाए। तो यहाँ पे है धातुओं के इसी गुण के कारण धातु को पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है। तो आघात बंधनीयता के कारण ही धातुओं को पीट पीट कर एक पतले चादर के रूप में बदल लेते हैं। जैसे सोने को अपन पतले चादर के रूप में बदल लेते हैं। साथ में लोहे को भी आपने देखा होगा कि लोहे की जो स्लेट होती है ना, पतली पतली स्लेट है, तो इसी गुण के कारण जो होता है। नेक्स्ट हमारा लचीलापन। तो धातुओं में लचीलापन होता है। जैसे सोना है तो वो मुलायम लचीलापन होता है, चांदी भी लचीलीपन होती है। तो बहुत सी चीज़ें जो है, तो धातुओं का जो एक भौतिक गुण है वो है लचीलापन। लोहे में लचीलापन है, यदि आप लोहे की छड़ को लें तो आप उसे मोड़ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं लचीलापन। अब अधिक मोटी होगी, आपका बल उतना नहीं होगा तो भले नहीं मुड़ेगी, लेकिन किसी भी चीज़ से यदि आप उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुड़ जाती है, लचीलापन है, लचक जाती है वो। इसके बाद है बिजली तथा ऊष्मा का सुचालक होता है।
तो धातु जो है बिजली एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक का अर्थ है हमारा कि उससे बिजली प्रभावित हो जाती है। मतलब यदि एक साइड उसको बोर्ड में आप लगा दीजिए, दूसरी साइड पकड़ेंगे तो आपको करंट लगेगा, इसका मतलब ए है। सुचालक का मतलब है जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाए, तो उसको बोलते हैं सुचालक। अब सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो चांदी होता है, लेकिन चांदी बहुत महंगी होती है, इसलिए हमारे तारों के रूप में उपयोग नहीं की जाती है। लेकिन सबसे अच्छा जो है सुचालक वो कौन सा धातु है, वो है चांदी है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा है अनुनादी। तो अनुनादी किसे बोलते हैं, तो धातुओं को जब ठोकते हैं तो उससे एक आवाज़ उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं अनुनादी। यह आवाज़ उत्पन्न होने का जो गुण होता है उसे बोलते हैं हम अनुनादी। तो आपने देखा होगा यदि लोहे को आप ठोकेंगे तो उससे एक आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग घंटी के रूप में भी किया जाता है, स्कूलों की घंटी बनाने के रूप में भी कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं अनुनादी। धातुओं का एक और अपवाद होता है, वो होता है जो है इसमें है पारा। तो पारा क्यों होता है, मैं आपको बता दूं कि धातु जो होती है मोस्टली सामान्य ताप पर जो है कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा जो है सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में उपस्थित होता है। तो पारा एक धातु है, लेकिन यह जो है हमारे सामान्य ताप पर, जो आप कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर भी पारा जो है द्रव अवस्था में होता है। लेकिन अदर जो धातुएं होती हैं वो किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। तो इसे भी एक आप अपवाद कह सकते हैं पारे को, कि ये सामान्य तापमान पर जो है किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें द्रवणांक एवं गलनांक, इसका मतलब है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं धातु का। तो मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट जो है धातु का बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक टेम्परेचर पर जो है धातु पिघलती है या मेल्ट होती है। तो इसमें सिर्फ दो ऐसी धातुएं हैं जो सामान्य ताप पर यदि आप हथेली में भी रख दें तो वो भी पिघल जाती हैं, हथेली के तापमान से भी पिघल जाती हैं। बाकी जो भी जितनी भी हमारी धातुएं हैं वो सब जो है अधिक तापमान पर पिघलती हैं। लेकिन सिर्फ दो धातुएं हैं जो हैं गैलियम एंड सेस्मियम, जो दो दो धातुएं हैं, इनको यदि आप हाथ पर भी रख लेंगे तो हाथ के जो हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है, शरीर का गर्मी होती है, उससे भी जो है यह मेल्ट हो जाती है या पिघल जाती है। तो यही जो है इसमें भी लिखा हुआ है, धातु का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन गैलियम एंड सेस्मियम जो धातु हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। गैलियम एवं सेस्मियम धातु का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि उन्हें हाथ में रखने पर हथेली के ताप से भी ये मेल्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा हेडिंग वो है रासायनिक गुण। तो अभी तक हम धातुओं के भौतिक गुण देख रहे थे, अब जो हम रासायनिक गुण देखने वाले हैं कि यदि धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो वो किस में परिवर्तित होगी, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा यही लिखा हुआ है, देख लेते हैं इसमें, फिर हम देख आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होता है जब धातु को हवा में जलाया जाता है। तो जब धातु किसी भी धातु को यदि हवा में जलाया जाए तो वो उस धातु का ऑक्साइड बनाता है, उस धातु का क्या बनाएगा, ऑक्साइड। जैसे हम देख लेते हैं धातु प्लस ऑक्सीजन मिलके जो है धातु का ऑक्साइड बनाती है। ये फॉर्मूला है आपको समझने के लिए कि कोई भी धातु यदि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है या ऑक्सीजन के सापेक्ष उसके जलाया जाता है तो वो जो है धातु का ऑक्साइड बना लेता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अधिकांश धातु एक यह गुण प्रदर्शित करती हैं, अर्थात धातुओं को हवा में जलाने पर धातु का ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर संबंधित मेटल का ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा जब सोडियम को हवा में जलाया जाए। तो सोडियम जब हवा में जलाया जाएगा तो वो बनाएगा क्या, सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि मैंने अभी बोला है कि उस धातु का ऑक्साइड बन जाएगा, तो वो धातु का नाम जुड़ेगा संग ऑक्साइड। तो सोडियम को यदि वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उसको उससे वो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। नीचे जो है आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे है जब सोडियम को हवा में गर्म किया जाता है तो सोडियम तुरंत नारंगी लौ के साथ जलने लगता है। तो याद रखना यदि सोडियम को हवा में जलाया जाता है तो इससे जो लौ निकलती है वो कैसी कलर की निकलती है, नारंगी नारंगी कलर की जो है लौ निकलती है, तथा सोडियम ऑक्साइड तथा सोडियम पेरोक्साइड का मिश्रण बनता है। तो दो बनते हैं, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड। तो जब चार जो है सोडियम के अणु हों, चार सोडियम के अणु और एक ऑक्सीजन का, दो ऑक्सीजन के अणु हों, तब जाके जो है हमारा जो है सोडियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन यदि दो सोडियम के हैं और वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो सोडियम पेरोक्साइड बनता है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, सोडियम को जो है Na से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा सोडियम ऑक्साइड क्या बनेगा, Na2O, है ना। ये दो जो है बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं। हमेशा याद रखना ये संख्याएं जो हैं ये बैलेंस करने के लिए लगाई जाती है। तो यदि आपको याद नहीं होते तो इन संख्याओं को मत याद किया करो आप। यदि इस संख्याओं को याद करेंगे तो आपको जैसे फॉर्मूले नहीं बनेंगे। ये संख्या जो बैलेंस बनाने के लिए लगाई जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जैसे इस फॉर्मूले में बैलेंस कैसे किया गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन के दो अणु हैं, यहाँ सोडियम के कितने अणु हैं, चार अणु हैं।
यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम के 4 ही अणु हो रहे होंगे और ऑक्सीजन के 2 ही अणु हो रहे होंगे। देखिए Na2 है ना, तो इस 2 का गुणा, ये 2 जो है कोष्टक समझ लीजिए, यहाँ कोष्टक लगा देंगे, यदि हम यहाँ पे कोया लगा देंगे कोष्टक, तो इस 2 का गुणा दोनों में होगा। तो Na2 है ना, तो 2 ये पहले से 2 का गुणा हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे Na4, मतलब 4 अणु जो है हमारे सोडियम के हो जाएंगे। और O जो है अकेला है, तो O के साथ भी 2 का गुणा होगा, तो 2 O हो जाएंगे हमारे, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो देखिए बराबर है ना, जितने यहाँ पर दिए गए बिल्कुल वैसे ही हमने बना दिए। तो यहाँ पर जो है इसको बैलेंस किया जाता है, इन संख्याओं के माध्यम से क्या बैलेंस किया जाता है। तो हमेशा बैलेंसिंग बनाने के लिए जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बनता क्या हमारा सोडियम ऑक्साइड, और यहाँ बनता है सोडियम पेरोक्साइड। जब सोडियम के 2 अणु हों तो सोडियम पेरोक्साइड, और सोडियम के 4 अणु हों और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह जो है ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है जब लिथियम को हवा में जलाया जाता है। तो जब लिथियम को हवा में जलाया जाता है तो लिथियम ऑक्साइड बनता है। और जब लिथियम को हवा में जलाते हैं तो यह जो है लाल कलर की जो है थिन पैट फ्रेम के साथ जलने लगता है। तो उसकी इससे जो है लाल कलर की जो है फ्रेम निकलती है, थोड़ी पतली लाल कलर की जो है। तो इसकी लौ जो है लाल कलर की होती है, इतना समझ लीजिए। और इसके जो ऑक्सीजन में जलाने पर लिथियम ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे Li से जो है लिथियम का जो है फॉर्मूला Li है। Li से प्रदर्शित करते हैं लिथियम को, और U से प्रदर्शित करते हैं ऑक्सीजन को। तो लिथियम के 4 अणु हैं यहाँ पर और ऑक्सीजन के 2 हैं। तो यह मिलकर जो है लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर जो है फिर से बैलेंस किया गया है 2Li2O, है ना। तो इस प्रकार से जो है इसको बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है जब पोटेशियम को हवा में जलाया जाता है। तो पोटेशियम को K से प्रदर्शित करते हैं। जब पोटेशियम को हवा में जलाएंगे तो पोटेशियम पेरोक्साइड बनता है या पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। तो 2 बनेंगे, पोटेशियम पेरोक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड। यह जो है पोटेशियम का ऑक्सीजन से क्रिया करने पर पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे नेक्स्ट है पोटेशियम को हवा में जलाने पर पोटेशियम पेरोक्साइड तथा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनता है। तो वही ऑक्साइड बनते हैं उसके। नेक्स्ट इसमें जो हमारा फॉर्मूला है पोटेशियम को K से प्रदर्शित ऑक्सीजन से करने पर, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम के हैं, यहाँ पे 2 अणु जो है ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पोटेशियम पेरोक्साइड बनेगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट है पोटेशियम सिंगल पोटेशियम प्लस O से जो है यदि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हमारा बनेगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर KO2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम तथा पोटेशियम तथा लिथियम का भंडारण। तो इन तीनों का भंडारण कैसे करते हैं। तो आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने देखा भी होगा कई जगह सोडियम जो है ये वैसे ये तीनों पर जो है धातुएं जो अति क्रियाशील होती हैं, जो जल के साथ जो है बहुत ही तेजी से क्रिया करती हैं और बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। छोटा सा आप सोडियम का एक टुकड़ा लेके पानी में डालिएगा, बहुत तेजी से जो है उसमें ब्लास्ट होगा, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, वो पानी के साथ जो है बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम पोटेशियम तथा लिथियम का भंडारण कैसे करते हैं। तो इसका भंडारण जो है मिट्टी के तेल में करते हैं हम, केरोसिन भी बोलते हैं जिसे, कहीं कहीं पे मिट्टी का तेल बोला जाता है। तो मिट्टी के तेल में इन तीनों को रखा जाता है, इन तीनों धातुओं को, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तथा लिथियम काफी प्रतिक्रियाशील होने के कारण ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रक्रिया करते हैं। ये धातु पानी के साथ भी बहुत तेजी से प्रक्रिया करते हैं। सोडियम का पानी के साथ प्रतिक्रिया के क्रम में इतनी ऊष्मा निकलती है कि प्रतिक्रिया के क्रम में बनने वाले हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग लग जाती है। तो जब हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो उससे जो है प्रतिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन वो इतनी तेजी से जो है प्रतिक्रिया करता है कि उस हाइड्रोजन गैस में क्या है, आग लग जाती है। इन अनचाहे प्रतिक्रियाओं से बचाने के लिए सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, डुबो करके रखा जाता है, या मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्या होता है जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है। तो मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसको मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है जब एल्यूमिनियम को हवा में जलाया जाता है। तो एल्यूमिनियम को हवा में जलाने पर भी क्या बनेगा हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपको पता है धातु का ऑक्साइड बनेगा, धातु का क्या बनेगा, ऑक्साइड आपका। बस आपको इतना याद रखना है कि किसी भी धातु को यदि हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो उसका ऑक्साइड बनाता है, उस धातु या उस मेटल का क्या बनाता है, ऑक्साइड। क्या होता है जब जिंक को हवा में जलाया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है हमारा। यहाँ पर जो फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं, एल्यूमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा
क्या होता है जब लेड को हवा में जलाया जाता है तो लेड को जो है पीवी से प्रदर्शित करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है हमारा। क्या होता है जब कॉपर को सीयू को हवा में जलाया जाता है तो सीयू को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। हवा में जलाने का मतलब है जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित हो, क्योंकि आग जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही लगती है, बिना ऑक्सीजन की कोई भी आग नहीं लग सकती। तो सीयू को जब हवा में जलाया जाता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनाता है हमारा कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा जो है क्या होता है जब लोहे या आयरन को हवा में जलाया जाता है तो इसमें कोई आग नहीं लगती, इसमें सीधा लोहा सिर्फ गर्म होगा और इसमें आग नहीं लगती, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा लोहा गर्म होगा। आप किसी लोहे को जलाइएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, सिर्फ लोहा क्या होगा गर्म होने लगेगा। क्या होता है चांदी या सिल्वर या सोने, चांदी या सोने को हवा में जलाया जाता है तो दोनों के जो है नो रिएक्शन होता है, दोनों में क्या है नो रिएक्शन। यदि इनको जलाया जाए तो इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, हवा की उपस्थिति में जलाने में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। अधिक टेम्परेचर होने पर यह मेल्ट जरूर होगा लेकिन इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे यही है कि चांदी तथा सोने को हवा में या बिना हवा के नहीं जलता है, क्योंकि ये बहुत ही कम प्रतिक्रियाशील है। इन धातुओं को नोबल धातु भी कहते हैं। तो यह जो है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, हवा में जलाएं या बिना हवा में जलाएं तो ये जलता नहीं है, यह जो है मेल्ट हो जाएगा सीधा। यदि अधिक तापमान होगा तो क्या होगा मेल्ट होगा। लोहे में जंग लगना क्या है, तो लोहे को जब हम आप कह सकते हैं खुले में छोड़ देते हैं तो यह जो है हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और साथ में जल वाष्प के साथ क्रिया करके जो है आयरन का जो है ऑक्साइड बनाती है, आयरन का ऑक्साइड। तो जलाने पर जो है आयरन का ऑक्साइड नहीं बनता है, लेकिन यदि आप इसे खुले में छोड़ दें तो वो वातावरण से जो है ऑक्सीजन लेके और वातावरण से जल वाष्प या कह सकते हैं आप पानी से क्रिया करके जो है आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम जंग भी कहते हैं। जिसकी परत लोहे की सतह पर ऊपर जम जाती है, धीरे धीरे लोहे को पूरा सामान आयरन ऑक्साइड में बदल देती है। लोहे के बने सामान के ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ने की प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और इससे बचाव के क्या है हमारे, तो इससे बचाव के लिए है कि आप इस पर जो है किसी पेंट के जरिए पेंट कर दें लोहे पे। नेक्स्ट हमारा लेड, कॉपर, सिल्वर तथा सोने का जल के साथ प्रतिक्रिया। यदि लेड का जल से प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, कॉपर की जल के साथ प्रतिक्रिया क्या होगी, सिल्वर की जल के साथ प्रतिक्रिया क्या होगी, गोल्ड की जल के साथ प्रतिक्रिया को क्या होगी। यह पानी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, या तो गर्म पानी हो चाहे चाहे जो है हमारा ठंडा पानी हो। सोडियम का पानी के साथ प्रतिक्रिया, तो सोडियम जो है पानी के साथ बहुत ही खतरनाक प्रतिक्रिया करता है, बहुत ही अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। और यह जो है पानी में जैसे ही डालते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न होती है उसमें तुरंत आग लग जाती है, क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि उसमें तुरंत आग पकड़ जाती है और यह जो है खतरनाक होता है। यदि आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे करते भी हैं तो सोडियम का बिल्कुल छोटा सा ही कण लीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा कण, उसमें पानी में डाल करके आप इसको प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। यदि आप क्लास में भी दिखा रहे हैं तो थोड़ा ही जो है सोडियम का उपयोग करें, अधिक सोडियम जो है घातक हो सकता है, यह पानी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है। सोडियम पानी के साथ प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम पानी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है, यह प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि इसमें इतनी ऊष्मा निकलती है कि इसमें बनने वाले हाइड्रोजन गैस में तुरंत आग लग जाती है। जो इसमें से ऊष्मा निकलती है उसकी वजह से जो इसमें जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसमें क्या होता है तुरंत आग लग जाती है। तो H2 हमारी ये बन रही है, इसमें तुरंत आग लग जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम धातु का अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। जो धातुएं हैं हमारी वो अम्ल के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती हैं। क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो धातु एवं अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर संबंधित लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब भी कोई धातु किसी अम्ल के साथ या एसिड के साथ, एसिड समझ लीजिएगा, एसिड के साथ यदि प्रतिक्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि अम्ल में आप जानते हैं जिसका पीएच मान जो है 7 से कम हो, धातु प्लस तनु अम्ल तो क्या बनता है हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन। धातु प्लस तनु अम्ल तो उससे क्या बनेगा हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन। लेकिन सभी धातु अम्ल के साथ समान तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते तथा वे लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। जैसे कॉपर तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो कॉपर जो है एक अपवाद है हमारे इन धातुओं में जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, और बाकी धातु जो है अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं, एक लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम धातु का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। तो जब पोटेशियम को के को जब H2SO4 के साथ क्रिया कराई जाती है, H2SO4 हमारा जो है
यदि आपसे पूछा जाए कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा बोलते हैं, H2SO4। तो आपका इसमें आंसर यह है H2SO4, अम्लों का राजा। तो यदि पोटेशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है, तो हमारा इसमें जो है पोटेशियम सल्फेट लवण बनता है, जो इसका जो धातु का लवण बनता है वो है पोटेशियम सल्फेट, एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो यदि पोटेशियम की क्रिया जो है H2SO4 के साथ कराई जाती है, तो हमारा जो बनता है पोटेशियम सल्फेट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है इससे। नेक्स्ट है हमारा जो, तो वो है अधातु। तो अधातु हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज जो हमने धातु के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण के बारे में जाना और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं जो है अधातु के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण के बारे में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।